हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का 7वां अध्याय क्या निराश हुआ जाए का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों, क्या निराश हुआ जाए एक निबंध है जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस निबंध के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते थे कि समाज में जहाँ एक तरफ बुराई है तो दूसरी तरफ अच्छाई भी है। तो चलिए हम देर न करते हुए प्रश्न अभ्यास आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो बच्चों, जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत जगहों पर जहाँ लेखक ने धोखा खाया है वहीं बहुत जगहों पर उन्हें ईमानदार लोग भी दिखे हैं। जैसे उन्होंने दो घटनाओं का जिक्र किया है इसमें। एक तो जब वह टिकट ले रहे थे तो स्टेशन मास्टर को उन्होंने 100 रुपये का नोट दिया था और टिकट कितने का था? टिकट मात्र 10 रुपये का था। तो वह स्टेशन मास्टर जो था वह उन्हें ढूंढ करके 90 रुपये वापस कर देता है। और दूसरी घटना थी कि बस में जब वह अपने परिवार के साथ सफ़र कर रहे थे और बस बीच रास्ते में ही क्या हो गया था? खराब हो गया था, काफ़ी रात हो गई थी। तो उसमें जो हमारे लेखक हैं उन्हें भी डर लग रहा था, साथ में उनके बच्चे भूखे प्यासे थे। तो उस समय भी उन्होंने क्या देखा कि बस ड्राइवर और कंडक्टर ने उनकी मदद की, उनके बच्चों के लिए दूध लाए और फिर उन्हें एक सही बस में बिठा करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि जहाँ एक तरफ बुराइयां हैं वहीं दूसरी तरफ अच्छाइयाँ भी हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। उनका मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद रखेंगे तो उनके लिए किसी पर भी विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की, उनके निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई है। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो उन्हें विश्वास दिलाती है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। तो बच्चों, इस प्रकार से लेखक जो हैं वह इस निबंध के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ एक ओर समाज में ठगी, चोरी, डकैती जैसे मामले सामने आते हैं, वहीं दूसरी ओर ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, सहयोग जो है लोगों के मन में जीवित है और लोग इसी प्रकार से समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो बच्चों, लेखक कहते हैं यदि हमें किसी के दोष दिखते हैं तो हमें उसके दोष को क्या करना चाहिए? खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी के दोषों को एकदम रुचि से सुनना चाहिए। बल्कि कोई भी अगर गलत कार्य कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे रोकना चाहिए, ना कि उसे शाबाशी देनी चाहिए। देखिए, उत्तर लिखेंगे, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की बदनामी करना, आपसी दुश्मनी या बदले की भावना। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार के दोषों पर आपको तर्कपूर्ण विचार देने हैं। आप क्या लिखेंगे? देखिए, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों से
अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और उसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है, पर यह तभी सार्थक है जब इसमें सच्चाई, ईमानदारी और जन कल्याण की कामना हो। यदि इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ यथा अपनी टीआरपी बढ़ाना, चैनल को प्रसिद्ध करना या धन कमाना आदि हो तो इन कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं है। चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो यहाँ पहला क्या है? सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से परी है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका उत्तर, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से परी है। तानाशाही बढ़ेगी और लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी। दूसरा है झूठ और फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहे हैं। तीसरा है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसका हम इस प्रकार से लिखेंगे, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी में किसी का विश्वास नहीं रहेगा। तीसरा, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम। तो यहाँ हो जाएगा एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा इससे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखें आप। पांचवा प्रश्न है बच्चों, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो बच्चों लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि उन्होंने समाज में दो प्रकार के लोगों को देखा। दो प्रकार के लोगों को देखा। एक ऐसे व्यक्ति जो लोगों की मदद करते हैं, ईमानदार और सच्चे होते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ठग को देखा, यानी जो ठगी का काम करता है, चोरी का काम करता है, दिन दहाड़े डकैती करता है। तो उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठता है कि क्या हमें निराश हुआ जाए? तो कहते हैं कि हम क्यों निराश हों? अगर कुछ लोग ठग हैं, चोर हैं, तो वहीं कुछ लोग ईमानदार हैं, विश्वास पात्र हैं। तो आप हमें क्या इससे कोई बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? देखिए इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, उनसे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहा, जिससे हम निराश ना हो। तो इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। तो देखा बच्चों, जिस तरह समाज में दो प्रकार के लोग हैं, एक तरफ ईमानदार लोग हैं और दूसरी तरफ बेईमान लोग हैं, है ना, जो क्या करते हैं? बेईमानी करते हैं, ठगने का काम करते हैं, चोरी का काम करते हैं। तो इसी ईमानदारी और बेईमानी की वजह से हम क्या शीर्षक रख सकते हैं? हम निराशा से आशा की ओर, यानी बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं। आज भी समाज में जहाँ कहीं बुराई है तो वहीं अच्छाई भी है। छठा प्रश्न है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताएं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ चिन्ह दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या निराश हुआ जाए, जो यह शीर्षक है, यहाँ पर किसका चिन्ह होगा? क्या यहाँ पे पूर्ण विराम होगा, कॉमा होगा या प्रश्नवाचक चिन्ह होगा? जैसा कि आप इसे पढ़ रहे हैं, क्या निराश हुआ जाए, तो आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या निराश हुआ जाए, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्या निराश हुआ जाए के बाद प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उचित होगा। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है।
7वां प्रश्न है बच्चों, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हाँ बच्चों, मैं इस बात से सहमत हूँ। देखिए, इसका उत्तर मैं इस प्रकार से लिखूँगी, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन। मैं इस कथन से सहमत हूँ क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक हमसे या समाज से ही पूछना चाहते हैं कि यदि हम समाज की अच्छाइयों की ओर ध्यान दें तो क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल नहीं। यदि हम समाज की अच्छाइयों की तरफ ध्यान देंगे तो समाज में अपने आप ही सुधार होगा, बदलाव आएंगे। 8वां प्रश्न जो है बच्चों, वो है भाषा की बात। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। कौन से समास के बारे में यहाँ पे बताया गया है बच्चों? द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम लिखें माता पिता, तो इसमें दोनों पद क्या है? प्रधान है। माता पिता में इसे हम माता पिता भी लिख सकते हैं या माता और पिता भी कह सकते हैं। ठीक है, माता और पिता। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। बताया जा रहा है कि इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व यानी स्पर्धा या होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर ये हलंत का चिन्ह यानी योजक चिन्ह लगा देते हैं बच्चों। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर द्वंद्व समास के। देखिए, जैसे सुख और दुख, इसे हम सुख दुख लिख सकते हैं। उसके बाद है भूख और प्यास, भूख प्यास, हंसना और रोना, हंसना रोना, आते और जाते, आते जाते, राजा और रानी, राजा रानी। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें दोनों पद क्या है? प्रधान है। चाचा और चाची, चाचा चाची, सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, पाना और खोना, पाना खोना, पाप और पुण्य, पाप पुण्य। अब देख रहे हैं ना, इस सब के बीच में योजक चिन्ह है। जैसे हमने यहाँ पे माता पिता लिखा तो माता और पिता के बीच में हमने योजक चिन्ह लगाया ना, और को हटा करके, क्योंकि इसमें दोनों पद क्या है? प्रधान है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। उसके बाद स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, राम और सीता, राम सीता, आना और जाना, आना जाना। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ से 3 प्रकार के संज्ञाओं के उदाहरण खोज करके लिखिए। तो हमें क्या करना है? पाठ से संज्ञा के उदाहरण खोज करके लिखने हैं। बच्चों, क्या आप संज्ञा के बारे में जानते हैं? अभी हमने समास के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने समास के सिर्फ एक ही भाग को पढ़ा है, द्वंद्व समास को। और समास के वैसे कितने भाग हैं बच्चों? क्या आपको पता है? यदि पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। यदि आप जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। हम एक अलग से समास पर वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ संज्ञा की बात की जा रही है, तो संज्ञा किसे कहते हैं तो सभी बच्चे जानते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे अगर हम राम कहें तो राम क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति का नाम, तो ये हो गया संज्ञा। यदि हमने यहाँ पे कहा लाल किला, तो लाल किला क्या हो गया बच्चों? संज्ञा, वस्तु है। स्थान में अगर मैंने यहाँ पे लिखा आगरा, तो ये हो गया स्थान का नाम, तो ये भी क्या हो गया? एक संज्ञा। तो संज्ञा समझ गए। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, किसी खास जगह और किसी खास वस्तु का नाम होगा। और जातिवाचक संज्ञा में
जातिवाचक उस संज्ञा को उसे कहते हैं जिससे किसी जाति का बोध हो। अगर हम जानवर कहेंगे तो जानवर में सभी जानवर आ जाते हैं। जैसे अगर हम लड़का कहते हैं तो लड़का में क्या है, सभी लड़का आ गया ना। अगर हम यहाँ पे किसी का नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। और भाववाचक जिसमें भाव झलकता है, जैसे ईमानदारी, अच्छाई, सुंदरता, ये सभी क्या है, भाव है। अब देखिए यहाँ पहला का उत्तर होगा गांधी, तिलक, भारत, मदन मोहन मालवीय। तो ये उस लेख में क्या थे, महान व्यक्तियों के नाम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में था बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी, ये सभी क्या हैं बच्चों, ये सभी जातिवाचक है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव झलकता है, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोरी, डकैती या डकैत। तो ये सभी हो गए ना भाववाचक संज्ञा। बच्चों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।